ऑलराइट, हमने यहाँ तक स्टॉप किया था। हम परफॉर्मेंस मेजर्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। परफॉर्मेंस मेजरमेंट कितनी तरह की होती है, कोई मुझे बता सकता है? परफॉर्मेंस मेजरमेंट कितने तरह की होती है? दो तरह की। वन इज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड द अदर इज नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। हम यही डिस्कस कर रहे थे कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए नंबर वन फाइनेंशियल तरीके से भी कर सकती है, नंबर टू नॉन फाइनेंशियल तरीके से भी कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स अपने खाने के टेस्ट, अपने कस्टमर रिटर्न्स, राइट, कितनी दफा कस्टमर आ रहे हैं, पहले खुद आ रहे हैं, फिर फैमिली को लेकर आ रहे हैं, फिर फ्रेंड्स को लेकर आ रहे हैं, कुछ याद आ रहा है पिछले क्लास का? यस, गेटिंग बैक। ओके, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने अच्छा खासा डिस्कस कर लिया था परफॉर्मेंस मेजरमेंट थ्रू नॉन फाइनेंशियल मेजर्स, कि नॉन फाइनेंशियली हम किस किस तरह मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं टूवर्ड्स फाइनेंशियल मेजरमेंट, कि हम फाइनेंशियली परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करेंगे। तो उसके लिए वी हैव सम रेशियोज। तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आई विल बी कॉलिंग आउट द रेशियोज, आप लोग उन रेशियोज के फॉर्मूलाज लिख लीजिए अपने पास, फिर एक एक करके हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला रेशियो है द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। लिखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 gives you gross profit ratio. Second, net profit margin or net profit ratio is equals to net profit divided by sales multiply by 100. दो रेशियो याद है? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट का दूसरा नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो नीचे ब्रैकेट में लिख दीजिए ताकि आपको पता हो कि अगर क्वेश्चन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह रहा है इट मींस द सेम नेट प्रॉफिट। And gross profit divided by sales. मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, अब ये छोटा सा सवाल है आपके पास, और ये दो रेशियोज आपके पास आ चुके हैं। ये छोटा सा सवाल इस रेशियो के गिवन फॉर्मूला से हल करके बताइए। यूज द फॉलोइंग समरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू आंसर द क्वेश्चंस बिलो। ये छोटा सा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, जिसका फॉर्मेट क्या है? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स गिव्स यू ग्रॉस प्रॉफिट लेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस गिव्स यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आपके पास डेटा मौजूद है, फॉर्मूलाज गिवन है, मुझे नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल के बताइए और से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाल के बताइए। जस्ट अप्लाई द डेटा टू द फॉर्मूला एंड फाइंड इट आउट। हो गया मैस।
Done? निकाल लिया ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन? क्या आ रहा है बताएं? Yes, ग्रॉस प्रॉफिट 30%. 23%, ओके, एंड 40%। चलो ठीक है, देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आप कह रहे हैं 23 विच इज डी, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप कह रहे हैं 40% विच इज बी। वेरी गुड, परफेक्ट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पता चल रहा है आप लोगों को? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यानी कि चूंकि जाहिर है कंपनी क्या चाह रही है, अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करना चाह रही है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से वो क्या मेजर कर पा रही है? Sales. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से वो ये देखना चाह रही है, देखो एक बहुत बेसिक चीज है, जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो उसका बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, जो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में भी गिवन था, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स विल गिव यू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने माइनस की ना, ये सिर्फ क्या माइनस किया आपने? प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट या सर्विस को देने की कॉस्ट, दैट्स इट। यानी कि ये फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर बनाने वाली फैक्ट्री होगा, ठीक है? तो इस मार्कर को बनाने की कॉस्ट क्या आ रही है? क्योंकि ये मार्कर ही सेल करना है ना आगे। तो इस मार्कर को बनाने की जो बेसिक कॉस्ट है, जिसमें मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस शामिल है, वो क्या है? तो हो सकता है वो आपको 10 रुपए है, और उसकी सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस इसकी है 20 रुपए। मैं बहुत आसान एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। 20 रुपए माइनस 10 रुपए, ठीक है? तो आपके पास कितना बच रहा है ग्रॉस प्रॉफिट? 10। लेकिन क्या सिर्फ इसको बनाने का खर्चा है? नहीं ना, बिजली भी है, सिक्योरिटी भी है, मेंटेनेंस भी है, कैंपस भी है, 100 खर्चे और है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी है। तो फिर मैं इसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को डिडक्ट करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। यानी कि ये वो असल असल प्रॉफिट है जो मैंने जनरेट किया कारोबार कर। ये वो उसका निचोड़ है कि जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ जैसे चाहे, ठीक है? तो यहाँ पे जब 10 आ रहा है, तो 10 यानी कि ये प्रोडक्ट इटसेल्फ कितनी कॉस्ट पड़ रही है इसको बनाने की, और मुझे कितनी बचत हो रही है। तो पता चला कि 40% मुझे ये प्रोडक्ट बचा के दे रहे हैं, 40% कमा के दे रहे हैं। और 20% जो है यानी कि इसका हाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में जा रहे हैं। तो पीछे बच क्या रहे? नेट प्रॉफिट 5। तो दिस इज द रियल प्रॉफिट दैट आई कैन यूज। तो अब नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना बच रहा है? 23%। गुड है। क्या आपका इदारा सेटिस्फाइड है इससे? अगर यस, तो वेरी गुड, कंटिन्यू। इफ नो, देन थिंक अबाउट इट, रिफ्लेक्ट कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, आइडेंटिफाई करें मसला क्या है, कुछ सोचें, न्यू आइडियाज लेकर आए, इंप्रूव करें अपने कारोबार को और नेट प्रॉफिट बढ़ाएं। हो सकता है इसके बाद आपको लगे यार मार्कर बनाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, 10 रुपए, इसको कम करना चाहिए, इसको 7 रुपए पे लेकर आते हैं। तो अगर इसको हम 7 रुपए पे लेकर आएंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा और नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ठीक है? तो हो सकता है आप इस तरह कोई स्ट्रैटेजी सोचो, लेकिन वो कब सोचोगे? जब आपके पास परसेंटेज में आपके पास कुछ फिगर आएगी कि यस मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 40% है और मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 23% है। एम आई सेटिस्फाइड विद दिस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट? इफ यस, ओके। फिर जब आपके पास ये परसेंटेज आ जाएगी, यू कैन ऑल्सो कंपेयर। कंपेयर किससे करें? अपने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को किससे कंपेयर करें? आपका इदारा है, आपकी कंपनी है, और आपका 2026 का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आया है 40%, आप उसको किससे कंपेयर कर सकते हैं? ऑल राइट, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसको और भी आसान करके समझाती हूँ। आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हो, ठीक है, MA1 पढ़ रहे हो। तो मैं आप लोगों को अगर चैलेंज दूं कि भाई मेरे मेरे MA1 में तो 82 आए थे, बीट माई स्कोर, ठीक है? तो अब आप लोग का जो भी रिजल्ट आएगा उसका कंपैरिजन मैं किससे करूंगी? अपने स्कोर से। ये आया कि आप लोग मेरे करीब पहुंचे, मुझे बीट किया, या मुझसे कम आए या मेरे बराबर आए। तो दैट्स मेजरमेंट, दैट्स इवैल्यूएशन, तो दैट्स कंपैरिजन।
तो आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को किस किस से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि कंपेयर करोगे तो पता लगेगा ना कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई है, बुरी हुई है, या उतनी की उतनी ही है। तो यस कासिम, आपने क्या बोला था अभी? लास्ट ईयर। यस, अपने प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस से, प्रीवियस पीरियड की परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जा सकता है, अपने एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर की परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जा सकता है जो सेम मार्केट बना रहे हैं मार्केट में। ठीक है। तो ये कंपैरिजन से आपको मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ यार, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे और आगे जाना है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे और इम्प्रूव करना है। या हम तो बिल्कुल सही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हमें तो और मेहनत की जरूरत है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कंपैरिजन से पता चलेंगी। परफॉर्मेंस मेजरमेंट अल्टीमेटली आप कोई तो बेंचमार्क सेट करोगे ना अपने लिए, तो वो बेंचमार्क से तो कंपेयर करना होगा ना, तभी तो आप इवेल्युएट कर सकोगे कि आया की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, या एवरेज हो रही है। नेक्स्ट रेशियो प्लीज लिखिए अपने पास। ROCE फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला लिखिएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और नाम भी है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट, रेसिडुअल इनकम। नेक्स्ट रेशियो, रेसिडुअल इनकम इज इक्वल्स टू, residual income is equals to profit before interest and tax, profit before interest and tax minus notional interest charge for invested capital. Residual income is equals to profit before interest and tax minus notional interest charge for invested capital. लिख लिया? ऑल राइट। आरओसीई, आरओसीई का ये छोटा सा एग्जाम्पल है जिसमें ऑलरेडी आरओसी की परसेंटेजेस भी गिवन है, मगर मैं उसको हाइड कर रही हूँ और मैं आप लोग से कह रही हूँ कि फॉर्मूला आपके सामने है, आरओसीई फाइंड आउट कीजिए। जस्ट अप्लाई द डेटा, प्रॉफिट है, सेल्स है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, फॉर्मूला आपके सामने है। जस्ट अप्लाई एंड फाइंड आउट द आरओसीई ऑफ ए एंड बी।
डन। आरओसी निकाल लिया इकरा? यस। क्या निकला ए का? 10%। और बी का? 20%। वेरी गुड। आप लोग का भी वही निकला? वेरी गुड। अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या समझ आ रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किस बला का नाम है ये? हमें क्या चीज शो कर रहा है कंपनी की? and on capital employed, so investment, तो मतलब इन्वेस्टमेंट। इकरा एक सेकंड, कासिम कुछ कह रहे हैं जी। क्योंकि हमारा ऑनलाइन है जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया उस पे उसको क्या रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, जैसे ठीक है, थैंक यू, गॉट इट। जी इकरा। कैपिटल एम्प्लॉय मतलब हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो कैपिटल को हम इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं, जो हमारे खुद के पैसे लग रहे होते हैं। तो आरओसी आपको क्या बता रहा है? कि हमने जो इन्वेस्ट किया था उसमें कितने परसेंट हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है। वेरी गुड। नाम मैंने क्या कहा था, नाम में ही मीनिंग छुपे हुए हैं। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो माल इन्वेस्ट किया है उस माल, वो रिटर्न कब हो रहा है, या वो रिटर्न कितना रिटर्न आपको दे रहे हैं, कितना प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं। तो दैट्स 10%, एंड ओवर हियर इट्स 20%। हाउएवर नीचे एक जुमला लिखा हुआ है, द प्रॉफिट ऑफ ईच कंपनी इज द सेम। दोनों कंपनीज का प्रॉफिट क्या आ रहा है, प्रॉफिट 5,000, उसका भी प्रॉफिट क्या आ रहा है 5,000। फिर भी आरओसी डिफरेंट कैसे, 10% और 20%? तो पता चला कि यहाँ जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 50,000 है, और यहाँ जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो पच्चीस क्योंकि हजार कैपिटल एम्प्लॉयड में फर्क है, जिस वजह से ये आरओसीई में फर्क आ रहा है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। अब ये आप लोग बोलोगे मैम इससे क्या होगा, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल के आपको इसके ऊपर बकायदा कमेंट्री भी करनी होगी इन योर फ्यूचर पेपर्स, कि ये आरओसी ये 10% ये 20%, देन यू हैव टू मेक अ कमेंट कि भाई दोनों की कैपिटल एम्प्लॉयड डिफरेंट है, प्रॉफिट सेम है, एंड दैट्स व्हाई इट्स गिविंग अस अ डिफरेंट आरओसीई। अब आइए नेक्स्ट, इसका कंपैरिजन हम किससे करेंगे, पिछले साल से कर सकते हैं, या फिर हम इसके कॉम्पिटिटर कंपनी से कर सकते हैं। रेसिडुअल इनकम, हमने फॉर्मूला लिख लिया था, ये आपके पास सवाल है, कीजिए।
डन। डन। क्या आ रहा है आंसर? सी। आपका? सी। सी, इकरा सी। डी। ओके, मगर समझ आया कैसे हुआ है, क्या हुआ है या नहीं? नोशनल इंटरेस्ट किसे कहते हैं, पहले तो ये बात समझ आए ना, नोशनल वर्ड इटसेल्फ का क्या मतलब है? गूगल कीजिए, निकालिए जरा, मोबाइल्स खोलिए, स्मार्ट जमाने के बच्चे हो, निकालो उसका क्या मतलब है, लिटरल मीनिंग ऑफ नोशनल। ये तो नोशनल लिखो तो नेशनल आ रहा है, अजीब सीन्स। राइट, नोशनल। पढ़िए मानूर। इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एस्टिमेट है, या ये एक थियोरेटिकली एग्जिस्ट करता है ये इंटरेस्ट। ठीक है, ये इंटरेस्ट की हकीकत में कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक नोशनल इंटरेस्ट चार्ज है, यानी कि ये अभी थियोरेटिकली है। एक नोशनल इंटरेस्ट चार्ज 11% किस पे? ऑब्वियसली इंटरेस्ट किस पे आप चार्ज करोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड पे। अच्छा, ये क्यों ऐसे क्यों बोला जा रहा है? ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भैया देखो, इसका वर्ड का मीनिंग देखो, रेसिडुअल इनकम। Residual income is profit before interest and tax less a notional interest charge for invested capital. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो मेरे पास है 10 मिलियन, मेरे पास पैसा है, मैं इन्वेस्टर हूं, मेरे पास 10 मिलियन है, मेरे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर वन, बैंक में जाके जमा करवा दो, बैंक से महीने का इंटरेस्ट आता रहेगा या साल का इंटरेस्ट आता रहेगा, नो प्रॉब्लम। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? बिजनेस में इन्वेस्ट करूं। किसके बिजनेस में? कासिम के बिजनेस में। तो कासिम मुझे कितना पे करेगा, वो कासिम का बिजनेस बताए। ठीक है, तो मैं एज एन इन्वेस्टर, मेरे पास 10 मिलियन, मैं चाहूं तो बैंक में इन्वेस्ट करूं, चाहूं तो कासिम के पास इन्वेस्ट करूं। तो कासिम कहता है कि नहीं नहीं मैम, आप मेरे पास ही इन्वेस्ट करें, बिजनेस में इन्वेस्ट करें। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कासिम के बिजनेस में लगा दिया पैसा। अब कासिम का बिजनेस जो है वो जनरेट कर रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो जनरेट कर रहा है, उसमें से जो नोशनल इंटरेस्ट चार्ज, जो अगर फर्जन में अगर वहां डालती, बैंक में डालती पैसा, तो वहां से जो इंटरेस्ट आता वो 11% आता, तो वो मैं डिडक्ट करूंगी, वो जो प्रॉफिट कमा रहा है उसका बिजनेस में से। तो वो जब मैं डिडक्ट करूंगी तो मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा कि मेरा फायदा कितना हो। क्योंकि ये क्या हुआ, मेरी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, जो उसको मैंने उस ऑप्शन को रिजेक्ट किया और इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया। तो उस ऑप्शन को जो रिजेक्ट किया, उसके जरिए जो मैं कमाती, मैं उसको भी डिडक्ट करके चेक कर रही हूँ कि अल्टीमेटली मैंने कितना कमाया इससे। गेटिंग द पॉइंट? तो दूसरे मिसाल से भी हम समझ सकते हैं। पहले इसको देखिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेस नोशनल इंटरेस्ट चार्ज फॉर फॉर इन्वेस्टेड कैपिटल, इसीलिए इसको नोशनल इंटरेस्ट कहा गया, क्योंकि एक्चुअल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब ये जो मैंने आपको मिसाल दी ना कि मेरा पैसा है, अब वो आप फर्ज करो कि वो कासिम का पैसा है। तो अब कासिम के पास ये जो 10 मिलियन है, उसके पास दो ऑप्शन है कि वो बैंक में लगाए या अपने बिजनेस में डाल दे दोबारा। तो उसने अपने बिजनेस में डाला, तो वो कंपेयर तो करेगा ना कि अगर मैं वहां डालता तो मुझे तो 11% मिलने थे। तो जरा उसको भी हटा के मैं देखता हूँ क्या ये जो मुझे प्रॉफिट बिजनेस जनरेट करके दे रहे हैं वो ज्यादा है, मोटिवेटिंग है कि नहीं। तो वो जो उसके पास वो प्रॉफिट आएगा, उसको हम क्या कह रहे हैं? रेसिडुअल इनकम। दैट्स द रेसिड्यू ऑफ इट, दैट्स द क्रक्स ऑफ इट। गेटिंग द पॉइंट? तो आप 11% किसका चार्ज करोगे? 5,55,000 का, और उसको डिडक्ट कर दोगे 41,000 से, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? रेसिडुअल इनकम। नेगेटिव है तो अब आपको समझ आ गई कि यार ये तो मुझे मोटिवेट ही नहीं कर रहा, तो इट्स बेटर कि मैं बैंक में जमा करा दूं।
नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए ना। अब तो आपको समझ आ गया लॉजिक, ट्राई कीजिए, 2 मिनट्स में आपको दे रही हूँ। मिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वही नोशनल इंटरेस्ट है ना? यस। अब आइए, यहाँ पे मसला क्या आ रहा है। यहाँ पे मसला यही आ रहा है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डायरेक्टली आपको गिवन नहीं है। यस और नो? यहाँ पे इशू आ रहा है आप लोगों को। तब आप लोग क्या यूज करोगे? आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है, नॉन करंट एसेट गिवन है, नेट करंट एसेट गिवन है, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी डायरेक्टली कोई ऐसा वर्ड नहीं गिवन। तो कैपिटल एम्प्लॉयड किसको कंसिडर करोगे, और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स किसको कंसिडर करोगे? कैपिटल इनकम कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो 10% है ना। 10% ऑफ वॉट वेर इज द कैपिटल एम्प्लॉयड? निकालना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैसे निकालेंगे बताइए? ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट तो मेरे पास गिवन है। नॉन करंट एसेट और नेट करंट एसेट जो है इससे कुछ हो सकता है। यस, यस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेट करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स को एड अप करेंगे। ठीक है, तो उससे आपके पास आ जाएगा टोटल एसेट्स, जो कि आपका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्योंकि आप वो एसेट्स खरीद के कैसे लाए हो? कोई पैसे से ही खरीद के लाए हो ना, वही तो आपकी इन्वेस्टमेंट थी कि जिससे आप एसेट्स खरीद के लाए। गेटिंग द पॉइंट? तो वो आपने यस। वहां से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देना है। और जहां तक प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का सवाल है, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज ऑलवेज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट्स योर नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट वही रखे मैं आज। ठीक होगी कहानी। तो नेट प्रॉफिट माइनस, अब आप उसका नोशनल इंटरेस्ट निकालें, नोशनल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? नेट करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट्स। तो आपके पास आंसर रेसिडुअल इनकम निकल आएगा। तो ये बात अब आपको इस सम से ये समझ आई कि नेट प्रॉफिट का दूसरा नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और इसी को पीबीआईटी कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और दूसरी चीज जो आपने सीखी कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली गिवन हो सकता है एसेट्स की शक्ल में गिवन हो। सो नॉन करंट एसेट प्लस नेट करंट एसेट विल गिव यू कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर? आगे बढ़े। यस। एसेट टर्नओवर, प्लीज एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला लिखिए, इज इक्वल्स टू सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। Assets turnover is equal to sales divided by capital employed. नेक्स्ट, ये इक्वेशन लिखिए, ये पूरी की पूरी इक्वेशन आपके पास लिखी होनी चाहिए ना, आपको याद होनी चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट मार्जिन। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट मार्जिन। और नीचे उन सब के फॉर्मूलाज गिवन है, इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए। ये इक्वेशन अक्सर क्वेश्चंस में आता है।
तो ये आपको याद होना चाहिए। यानी कि हो सकता है आरओसीई गिवन हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन गिवन हो, और आपसे पूछा जाए एसेट टर्नओवर निकाल के बताइए। ये भी हो सकता है कि एसेट टर्नओवर गिवन हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन गिवन हो, और आपसे आरओसीई का पीबीआईटी निकालने बोला जाए कि पीबीआईटी बताओ कितना है। गेटिंग द पॉइंट। और ये हो सकता है कि नेट प्रॉफिट गिवन हो, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन हो, सेल्स रेवेन्यू गिवन हो, और आपसे कहा जाए कि भाई अब बताओ एसेट टर्नओवर का रेशियो निकालो। यानी ये एक जिक्सॉ पजल है, ये इक्वेशन आपको पता होगा, इसमें से कोई भी एक्सट्रैक्ट आ सकता है। डन। लिख लिया। ओके, सम पे आते हैं। ये सम है। ये डेटा गिवन है, इससे आपको आरओसीई भी निकालना है, एसेट टर्नओवर भी निकालना है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी निकालना है, सारे फॉर्मूलाज आपके पास है। जल्दी से निकाल के बताइए।
Yes. कंप्लीट। यस। वेरी गुड। क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं? ROCE 16.67। एसेट टर्नओवर 20. वेरी गुड। नेट प्रॉफिट मार्जिन 9.26। कुछ समझने में मुश्किल? बिल्कुल क्लियर है। देखो ये ऐसा टॉपिक है ना रेशियोज का, वेरी स्कोरिंग, वेरी स्कोरिंग। अगर आपके पास फॉर्मूलाज आपको याद है ना, तो आप और आपकी प्रैक्टिस हुई हुई है, तो ये आपको स्कोर करा के देगा एग्जाम में। इस ये लूज लूज नहीं करने चाहिए ये वाले मार्क्स, क्योंकि ये सिंपली डेटा उठा के अप्लाई करना है, कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। तो आपकी ठक 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 परसेंटेज आई, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, अब इसमें से हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड समझ चुके हैं, हम नेट प्रॉफिट मार्जिन समझ चुके हैं। एसेट टर्नओवर किसे कहते हैं? देखो एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला से समझो ना। एसेट टर्नओवर सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्या मतलब, यानी जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उससे कितना रेवेन्यू जनरेट होके आ रहा है। गेटिंग द पॉइंट? जो आपने पैसा कैपिटल एम्प्लॉयड इन्वेस्ट किया है, कैपिटल को एम्प्लॉय किया है, उससे कितना सेल्स रेवेन्यू जनरेट होके आ रहा है। देखो बहुत फर्क है।
रिटर्न कितना मिल रहा है, दैट्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट्स प्रॉफिट। सेल्स या रेवेन्यू जनरेशन कितनी है, दैट्स टोटल सेल्स। गेटिंग द पॉइंट, ये दोनों में बहुत वाजे फर्क है, इसको कंफ्यूज या मिक्स नहीं करना। आप बोलोगे तो रिटर्न, आप बोल सकते हो ना कि मैम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे तो हमें वही बता रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना, कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना प्रॉफिट आ रहा है, रिटर्न एग्जैक्टली कितना आ रहा है। और यहाँ पे आपको एसेट टर्नओवर बताया जा रहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना सेल्स रेवेन्यू जनरेट हो रही है। दोनों में फर्क है। सेल्स देखो ऊपर लिखी गई है, ग्रॉस प्रॉफिट नीचे आ रहा है, नेट प्रॉफिट नीचे आ रहा है, वो कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद है। तो टोटल रेवेन्यू जनरेशन कितना एसेट टर्नओवर हो रहा है, वो हमें एसेट टर्नओवर बता रहा है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब आइए, एक और एग्जांपल है। ये तो हम कर लिए ना, हम कर चुके हैं। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई सवाल यहाँ पे? अच्छा, ऊपर के हमने कुछ चीजों को छोड़ा था, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर किसे कहते हैं, कॉस्ट सेंटर किसे कहते हैं, प्रॉफिट सेंटर किसे कहते हैं, और इन्वेस्टमेंट सेंटर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले सेंटर ही किसे कहते हैं, सेंटर किसे कहते हैं? सेंटर कुछ भी हो सकता है। सेंटर कैन बी प्रोडक्ट, सेंटर कैन बी डिपार्टमेंट, सेंटर कैन बी वन ब्रांच, सेंटर कैन बी वन ऑफिस, सेंटर कैन बी एनीथिंग। तो यहाँ पे बताया जा रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर किसे कहते हैं, कासिम पढ़िएगा डेफिनेशन। Responsibility center is a function of department of an organization that is filled by a manager who has directly responsibility for its performance. यानी कि जिस भी डिपार्टमेंट का हेड के ऊपर जिम्मेदारी है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कह रहे हैं। खत्म कहानी। नेक्स्ट, कॉस्ट सेंटर। मानो कोई भी सेंटर, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज जिसके ऊपर खर्चा आ रहा है, कॉस्ट जिसको आप एट्रीब्यूट कर सकते हो, दैट्स अ कॉस्ट सेंटर। इसको सिर्फ आपने डेफिनेशन पर्पस के लिए याद करना है, इसको बहुत डीपली इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर आइए प्रॉफिट सेंटर। नाम से क्या पता चल रहा है, प्रॉफिट, जहां से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट सेंटर। तो प्रॉफिट कैसे आपको पता चलेगा, रेवेन्यूज माइनस कॉस्ट। तो वो दोनों चीजें शामिल होंगी, रेवेन्यूज एंड कॉस्ट आर असाइंड, वो सेंटर को क्या कहते हैं, प्रॉफिट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर, नाम जहाँ इन्वेस्ट किया। एग्जैक्टली जहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फैसले हो रहे हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सोचा जा रहा है, डिसीजंस लिए जा रहे हैं, दैट्स एन इन्वेस्टमेंट सेंटर। खत्म कहानी। क्लियर, याद रहेगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे कुछ क्विक क्विज है, जल्दी से कीजिए और मुझे आंसर्स बताइएगा। कितने क्वेश्चंस हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, दैट्स इट, 5 क्वेश्चंस हैं।
Done? सारे क्वेश्चंस ग्रेट, काफी क्विकली कर रहे हैं आप लोग माशाल्लाह, आई एम ग्लैड। जल्दी से बताएं पहले क्वेश्चन का आंसर। डी डेल्टा। नंबर 2 मानो बीटा। इकरा नंबर 3। ट्रू। वेरी गुड। नंबर 4 का है एक आपके सामने आर ओ सी ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय 100% और प्रॉफिट मार्जिन इज ए अपॉन सी मल्टीप्लाई बाय 100%। एंड 5 का है ए। कितने आंसर्स करेक्ट हुए? सबके सारे करेक्ट हुए? यस, 4। और आपके इकरा कितने करेक्ट हुए? सारे करेक्ट हुए। वेरी गुड माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट, ग्लैड टू नो। थर्ड वाले को क्या नहीं समझ आया आपको? थर्ड वाला Features are expressed in number pairs as quantitative feature or not. इज दिस ट्रू और फॉल्स? ट्रू या फॉल्स बोलना था, ये सच है या झूठ है? क्यों नहीं समझ आया? चाइनीज में तो नहीं लिखा हुआ? पढ़ो, ब्रेक डाउन करो, समझो। एक जुमला है और उस पे बोला जा रहा है क्या ये सच है या झूठ है। अब ये सिर्फ एक छोटा सा जुमला है, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो आप इसको समझने का ट्रिक समझो। इसके समझने का ट्रिक क्या? देखो चाइनीज में तो लिखा हुआ नहीं है जो आप बोलो कि मुझे कुछ नहीं समझ आया, इंग्लिश में लिखा हुआ है। और आप इस लेवल पे हो कि मैं जानती हूँ कि ये जो वर्ड्स लिखे हैं आपकी समझ में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो फिर बस क्या होता है, पैनिक हो जाता है इंसान, घबरा जाता है। तो घबराना नहीं है, आपने सबसे पहले काम डाउन होना है, ब्रीद इन करना है और अपने आप को बोलना है मैं समझ सकता हूँ, मुझे ये आता है, आई कैन फिगर दिस आउट बिकॉज आई हैव मोर ब्रेन्स देन दिस। तो अब आपने इसको क्या करना है, ब्रेक इट डाउन। क्वांटिटेटिव मेजर्स, हमारा चैप्टर क्या था? परफॉर्मेंस मेजर्स। परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बात हो रही है। क्वांटिटेटिव क्वांटिटी, क्वांटिटी से क्वांटिटेटिव, तो क्वांटिटेटिव मेजर्स आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। अब इसमें मैं क्या समझाऊं आपको, ठीक है? एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स यानी कि वो नंबर्स में ही क्वांटिटेटिव, ऑब्वियसली क्वांटिटी बताएगा ना कि आज इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास में, इतने नंबर ऑफ फैकल्टी है, इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, इतने नंबर ऑफ सेल्स है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, क्वांटिटेटिव। वेयर एज क्वालिटेटिव मेजर, क्वालिटेटिव क्वालिटी। अब ठक करके देखो, एग्जाम में भी होगा ऐसा, बहुत सारे सवाल होंगे जो नहीं समझ आ रहे होंगे, सर के ऊपर से गुजर रहे होंगे। तो पहली ट्रिक क्या है? काम डाउन, रिलैक्स, ब्रीद इन। इसको हल्का नहीं लेने का। मैं जब ये बोलती हूँ तो स्टूडेंट सो जाता है कि भाई मैम अब क्या पढ़ाने लगी है, मेडिटेशन करा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने ब्रेन से सोचते हो, ब्रेन का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। क्योंकि एग्जाम टाइम में एग्जाम प्रेशर होगा, टाइम का प्रेशर होगा, हाथ कांप रहे होंगे। तो आपने अपने आप को सबसे पहले काम डाउन करना है। यू हैव टू क्लोज योर हैंड्स लाइक दिस, डू इट, क्लोज योर हैंड्स लाइक दिस एंड प्रेस योर एक्यूपंक्चर पॉइंट्स। यहाँ पे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं, ये जब आप ऐसे करके बैठते हो ना तो आप ला महाला काम डाउन होता है आपका नर्वस सिस्टम, क्योंकि यहाँ वो पॉइंट्स प्रेस हो रहे हैं। ठीक है, आप ये करके 5 मिनट 10 मिनट जितना देर भी बैठना चाहते हो ऐसा बैठ जाओ। जब तक वेटिंग टाइम होता है ना, स्टार्टिंग टाइम एक साथ स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे करके बैठ जाओ। ब्रीद इन, रिलैक्स, काम डाउन, इनहेल एंड एक्सहेल। मेरे साथ कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए। आपका स्ट्रेस लेवल एकदम से ड्रॉप होता है, आपके जो शोल्डर्स फ्रीज हुए हुए होते हैं वो एकदम से रिलैक्स डाउन हो जाते हैं, काम हो जाता है नर्वस सिस्टम। 5 टाइम्स 3 टाइम्स डीप ब्रेथ, जितना ले सकते हो लो एग्जाम के दौरान, एग्जाम से 5-10 मिनट पहले। उसके बाद क्या करना है, आपने ब्रेक डाउन करना है। दैट्स द नंबर 2 टिप, ब्रेक इट डाउन। और नंबर 3 टिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी टिप है? कि अभी मैंने क्या कहा कि क्वांटिटेटिव मेजर्स हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? परफॉर्मेंस मेजरमेंट। कॉन्टेक्स्ट को जहन में लाओ और कॉन्टेक्स्ट के साथ एग्जाम्पल बिजनेस जहन में लाओ। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा ना,
क्वेश्चन है, नहीं समझ आ रहा, जो क्वेश्चन है उसको ब्रेक डाउन किया और फिर फौरन एक एग्जांपल के साथ उसको कनेक्ट करो। क्वांटिटेटिव, अच्छा स्कूल, स्कूल में स्टूडेंट नंबर कितने हैं, अच्छा ठीक है। अगर कोई इदारा है और एम्प्लॉय नंबर कितने हैं, कितनी सेल्स हो रही है, कोई भी एक बिजनेस का एग्जांपल उठाओ, ठक करके उस पे लगाओ। आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, वेरी गुड, हो गया, समझ आ गई कहानी। वेर एज क्वालिटेटिव मेजर आर नॉट। क्वालिटी कहाँ चेक होती है, क्वालिटी कहाँ चेक होती है, किस बिजनेस में चेक होती है, मैं कौन कौन से बिजनेस में क्या हूँ। हाँ मैम ने बताया था ये 4-5 बिजनेस ध्यान में रखना, कौन कौन से थे, हॉस्पिटल, सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट क्वालिटी कहाँ, रेस्टोरेंट फूड की क्वालिटी। अब वो क्वालिटी क्या नंबर्स में चेक हो सकती है, क्वालिटी एक सब्जेक्टिव मैटर है, उसके लिए अलग पैराडाइम होगा, उसके लिए हो सकता है कोई ग्रेडिंग सिस्टम होगा, लेकिन नंबर्स क्वांटिटी मुश्किल है। तो इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू। इसका लग रहा है कि हाँ आंसर शायद ट्रू है, लेट्स सी आंसर क्या कह रहे हैं। ट्रू, ठीक है। तो ये 3 टिप्स याद रहेंगे आप लोगों को, ये बेशकीमती टिप्स है मेरे बच्चों, जो पहले एग्जाम से आखिरी एग्जाम तक तुम्हारे काम आएगी। इसको याद रखो, इसको जहन में रखो और इसको यूज करो। स्टूडेंट की कॉल आ रही है, हुमायूं। ठीक है इकरा, क्लियर, याद रहेंगे ये 3 टिप्स। यस मैम। ओके, अब आगे आइए। अच्छा अब हम कहाँ तक कर चुके हैं, कितने चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जरा चेक कर लेते हैं। फोर, और एक पहले पढ़ाया था। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंटिंग कर लिया हमने, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर लिया हमने। अच्छा कॉस्ट यूनिट्स, कॉस्ट क्लासिफिकेशन हो गया, मैनेजमेंट यस। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मेजरमेंट हो गया। क्या हमने डॉक्यूमेंट्स एंड कोडिंग भी कर लिया है, मुझे याद आ रहा है कर लिया, यस। हमने शायद पहली क्लास में ही वो किया था। यस, इंट्रो था तो। सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड कोडिंग भी हो गया, 5 चैप्टर्स यानी कि हाफ ऑफ द सिलेबस हो गया है हमारा। अब आप लोग मुझे बताएं इन 5 चैप्टर्स का टेस्ट मैं कब दूं। नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट मंडे, यानी नेक्स्ट मंडे आप क्लास में आएंगे तो आपका जो टेस्ट होगा वो टेस्ट 1 होगा, और ये फर्स्ट 5 चैप्टर्स का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम अब शुरू करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग एंड स्प्रेडशीट सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग हम कहते हैं, मैं कहती हूँ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर एरिया होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीख ही इसीलिए रहे हैं कि कॉस्ट टेक्निक सीख सकें, तो ये इसका हार्ट है, ये इसका दिल है, ठीक है। तो इसको हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से फ्रेश माइंड से। और आप प्लीज रजिस्टर जरूर लेकर आइएगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये इसमें लिखने का काम है, इसमें टेक्स्ट बुक में आपको जगह नहीं मिलेगी लिखने की, तो फिर निकालते क्यों नहीं है? ठीक है जी। अच्छा अब आज के चैप्टर में कितने सारे फॉर्मूलाज थे, इसका 1 पेजर नोट बन जाएगा घर में, यस और नो। फॉर्मूला सारे, क्योंकि बनाओगे तो फिर याद करोगे ना ठक करके। पढ़ाई कैसे जा रही है घर में, की है रिविजन किट स्टार्ट की है, वेरी गुड, साथ साथ रखो, साथ साथ रखो। अब फेब शुरू हो गया है, जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई भी एसीसीए में करवा ले, क्योंकि उसको भी 3 वीक्स लग जाएंगे, तब तक बाय द टाइम हमारा कोर्स भी कंप्लीट होगा, आपके टेस्ट मार्क्स भी कंप्लीट होंगे और आप पेपर के लिए रेडी हो जाएंगे। साथ साथ पेपर निकालना है, लटकाना नहीं है, मैं बता रही हूँ, साथ साथ पढ़ाई करनी है आपने। पेपर तो आफ्टर रमजान ही देवाएंगे ना। भाई मुझे नहीं पता आफ्टर रमजान, जो भी, जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन कर वो नंबर आ गया आपके पास, आपने उसके 1 हफ्ते बाद पेपर देना, रमजान हो या नहीं हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। रमजान में तो नहीं नहीं, ये क्या बात हुई रमजान के बाद, ईद के बाद, जी नहीं। रमजान भी आ रहा है, तो चूंकि हम आपकी तैयारी अभी से हो रही है, 5 चैप्टर्स तो आज हमने कंप्लीट कर लिया माशाल्लाह, कोई क्विज में माशाल्लाह सब तो आप लोग स्कोर कर रहे हो, तो जबरदस्त आप लोग परफॉर्म कर रहे हो, तो साथ साथ पढ़ाई रखोगे। MA1 कोई बड़ी बात नहीं है, इसको इतनी बड़ी बात नहीं बनने दो, ना इसको डिले करो। यहाँ जो आपका टाइम सेव होगा वो आपका आगे चल के बहुत हेल्प करेगा टाइम, ठीक है। तो इसको आपने साथ साथ आप पढ़ रहे हो, मंडे को हम टेस्ट ले लेंगे, टेस्ट फर्स्ट 5 चैप्टर्स डन है। नेक्स्ट क्लास से हम कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं और फिर हम स्प्रेडशीट पे आ जाएंगे, बस थोड़ा हमारा असल कॉस्ट अकाउंटिंग रहेगी, जो कि 3 चैप्टर्स की कहानी है। स्प्रेडशीट एक एक दिन एक क्लास की मार है। स्प्रेडशीट में मेनली एक्सेल हमें वो करवा एक्सेल, एक्सेल से फेमिलियर करा रहे हैं, स्प्रेडशीट तो कोई वो है ही नहीं, मैं यूजुअली क्लास में उसको उतना तवज्जो देती भी नहीं, पढ़ाती भी नहीं हूँ, क्योंकि आई अज्यूम कि आपको एक्सेल शीट यूज करना आता है। लेकिन
आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि अभी अभी मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया उसके पेपर में 40% स्प्रेडशीट के सवाल आते हैं, तो और वो उसमें फंसा क्योंकि उसने उसको लीस्ट इंपॉर्टेंस दी। कितने कोई तो दूर से सवाल आते हैं ना, प्लस कैसे वो फजूल तो ही आपको लेकर डूब जाएंगे ना, तो इसीलिए किसी चीज को फजूल समझना नहीं है, आपने अपना फुल 100% देना है। प्रैक्टिकल यूज करेंगे तो ज्यादा प्रैक्टिकल यूज करें, लेकिन ऑब्वियसली चैप्टर पढ़ोगे तो समझ आएगा ना कि उसमें क्वेश्चंस किस तरह के आपसे पूछे जा रहे हैं। तो उस तरह आपने अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि एक कोलन और एक फुल स्टॉप एक फंक्शन का ही फर्क होता है कि जहाँ आपका एक ऑप्शन रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, होगी। अच्छा, अब हम यहाँ पे एंड नहीं करें, 10 मिनट का मुझे आप लोग का और टाइम चाहिए। ये हमने कोर्स रिलेटेड बात कर ली, 5 चैप्टर्स आपका अगले हफ्ते मंडे को टेस्ट होगा। 7 पढ़ाई करनी है, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई इसी की फौरन करवा ले 1-2 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि उसको भी प्रोसेस होने में टाइम लगता है। 3 वीक्स भी लग सकते हैं, बाजू का किसी के साथ अनहोनी हो जाती है तो 8 हफ्ते भी किसी के लग जाते हैं। तो आप प्लीज कोशिश करें एज सुन एज पॉसिबल रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि यू आर एलिजिबल फॉर योर टू सिट फॉर योर एग्जाम। क्लियर? अब आइए दूसरी बात, कहानी। एक छोटी सी कहानी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। मसनवी सुना है आप लोगों ने? मसनवी, मसनवी रूमी की फेमस तरीन पॉपुलर तरीन किताब है जो उसने लिखी थी। रूमी कौन थे पता है आपको? बहुत पॉपुलर स्कॉलर रह चुके हैं। रोम के कोनिया में उनकी पैदाइश हुई, सिटी ऑफ कोनिया। और वहां के, ये कह लें कि जैसे इस्लामिक स्कॉलर रहे हैं, बहुत फेमस इस्लामिक स्कॉलर रहे हैं, जिनको हजारों साल बाद भी, यानी आज भी उनकी वर्किंग्स को, उनकी राइटिंग्स को बहुत माना जाता है। और इवन मसनवी को तो इस हद तक पर्शियन में कहते हैं, क्योंकि फारसी में है ना पूरी मसनवी, इस हद तक कहते हैं कि ये क्या उसको, एक बहुत अच्छा फ्रेज है उसके लिए, उसका बस मफहूम मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कहते हैं कि ये कुरान पर्शियन में है। इस लेवल को वो टच करता है, रूमी एज अ पोएट इस लेवल को टच करते हैं, इल्म के और शऊर के उस लेवल को जाके टच करते हैं कि अक्सर मसनवी को कुरान ऐसी बरेलवी करके कुछ कहा जाता है कि वो पर्शियन में समझिए कि कुरान का एक अखज या एक उसका उससे इंस्पायर्ड खूबसूरत पोइट्री है। तो उसी में से एक कहानी है जो रूमी बताते हैं कि एक वो था, ट्रेडर था। ट्रेडर यानी कि जो कारोबार वगैरह करता है। तो वो ट्रेडिंग के नियत से उसे इंडिया जाना था। तो उसके पास था एक परिंदा, और वो केज में बंद था। तो वो सबसे घर वालों से पूछ रहा था कि मैं इंडिया जा रहा हूँ तो तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं। हर बच्चे से भी पूछ रहा था, घर में जितने अफराद थे उससे भी पूछ रहा था। तो उससे परिंदे से भी पूछ लिया कि मैं जा रहा हूँ इंडिया, जरा बताना तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं। तो उस पर वो परिंदे ने कहा, अक्सर रूमी के उसमें वो परिंदे जानवर सब बोला करते हैं। तो उसने कहा परिंदे ने कि आप जा रहे हो इंडिया, वो तो मेरे पुरखों का जंगल है, यानी मेरा खानदान मेरा परिवार मैं वहीं का तो हूँ। तो उसका दिल जो है ना जैसे तड़प गया जरा ना, कि यार ये जा रहे हैं और मुझे भी जाना है, मुझे भी अपने घर वालों से मिलना था। और मतलब ना उसका जरा दिल जो है ना थोड़ा सा वो हो गया कि यार मुझे काश मैं वहां जा सकता। तो उसने कहा कि तुम वहां जा रहे हो तो वहां मेरे खानदान वालों से ना बात मिलना, तो उनसे कहना कि मैं आजाद होना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। ठीक है, मैं आजाद होना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ, मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ तो मैं क्या। तो वो जो ट्रेडर होता है वो कहता है ठीक है। वो जाता है इंडिया, तब घर वालों के लिए लेते हैं, अशियाएं लेता है, चीजें लेता है। तो वो जंगल जहाँ पहुंचता है जहाँ पे परिंदे वगैरह उसी के रंग के और नस्ल के उड़ रहे होते हैं। तो उनसे वहां उसकी बातचीत होती है, मुलाकात होती है। तो वो उन परिंदों को कहता है कि तुम्हारे लिए कोई एक पैगाम आया लाया हूँ। मेरे घर में भी एक परिंदा है, तुम जैसा ही है, तुम्हारे खानदान का ही है, यहीं से किसी ने उसको पकड़ा था तो मैंने उसको खरीदा था, तो मैंने घर पे रखा हुआ है। सोने का पिंजरा है उसका, क्या खूबसूरत बड़ा सा बनाया है मैंने, बड़े प्यार से रखा है मैंने। लेकिन उसने एक पैगाम भेजा है तुम लोगों के लिए। पता नहीं अजीब सा पैगाम है, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा बताने में, लेकिन चलो तुम लोग उसके खानदान वाले हो तो मैं बता ही देता हूँ। तो कह रहे हैं कि उसने कहा है, पैगाम भिजवाया है कि मैं आजाद होना चाहता हूँ, और मैं तुम जैसा ही हूँ, तुम्हारे जैसा आजाद होना चाहता हूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। ये सुनते ही ना वो परिंदे गिरे, वो बैठे हुए थे शाख पे, गिरे और मर गए। अब ये मंजर देख के ना ये जो ट्रेडर होता है ये बड़ा हैरान और परेशान होता है कि ये क्या हुआ, मतलब मैंने ऐसा क्या कह दिया जो ये गिर के मर गए हैं।
खैर उसको कुछ समझ नहीं आती बात, वो वहां से उठ के चला जाता है, वो अपने कारोबार की चीजें जो उसको करनी होती हैं वो करता है। और कुछ महीने बाद वो घर वापस को लौटता है। जब वो घर वापस लौटता है तो वो ये सारा माजरा बताता है उस परिंदे को। तो परिंदे को बोलता है कि भाई मैं तो वहां गया था, बहुत अजीब सा सीन हुआ, पता नहीं तुमने क्या पैगाम में ऐसा बोला। मैंने तो उसको, आपके वो परिंदों को बोला, तो वो तो सुनते सुनते वो अचानक से गिर पड़े, गिर के मर गए। अब मैं हैरान, मैं उनको मैंने मतलब आवाजें भी दी मगर उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, तो फिर मैं वहां से निकल आया, मैं कहा मैंने क्या करना है यार अभी। तो वो जो परिंदा था जो केज में था ना वो समझ गया, और वो ये सुनते ही वो मर गया। अब ये देखकर ट्रेडर और भी हैरान और परेशान कि ये मसला क्या है, मतलब मैं जिसको ये ऐसा बोल रहा हूँ ये मर क्यों जा रहे हैं, ये क्या अजीब कहानी है। फिर उसको बड़ा दुख भी हुआ कि यार ये मर गया, गम से मर गया कि उसके खानदान वाले शायद थे वो, और वो मर गए तो इसलिए ये भी मर गया। तो ये शायद मुझे न्यूज़ देनी ही नहीं चाहिए थी, मैं ना ही बताता तो अच्छा था। फिर वो अफसोस करता रहा। और फिर क्या क्या ही करना था उसने, वो पिंजरा खोला, परिंदे को निकाला बाहर जाके, जो जैसे होता है उसको फेंक दिया, अब तो मर गया, अब क्या करना है। अब जब उसने उसको फेंका ना तो उसी वक्त वो उड़ के पेड़ पे चला गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है आपके हिसाब से? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है इकरा? क्या हुआ, क्या कहानी समझ आई कुछ? यही कि दूसरों को देख के मतलब जो दूसरे कर रहे होते वही करो तुम भी। जो दूसरे कर रहे हैं वही करो तुम भी। मानो, रूमी की यही खास बात है कि जब कोई रूमी को पहली दफा पढ़ता है ना तो लगता है कि क्या, मतलब it doesn't make sense to anybody who is just reading the Masnavi. However, it has a very deeper meaning to it. डेप्थ में नहीं जाती, एक शैलो मीनिंग इससे निकालते हैं कि वो बेसिकली जो अपने सवाल का जवाब मांग रहा था ना वो परिंदा, कैद परिंदा, उसका जवाब उसके खानदान वालों ने दे दिया कि तुम्हें मरने से पहले मरना होगा आजाद होने के लिए। बात समझ आई? मरने से पहले मरना होगा आजाद होने के लिए, तो आजादी के लिए मौत लाजमी है। लेकिन वो कैसी मौत थी? दे प्रिटेंडेड टू डाई। टेम्पररी। एंड जब उसने प्रिटेंड किया टू डाई तो उसने समझा वो मर गया, उसने आजाद कर दिया, वो आजाद हो गया। तो उसके प्रॉब्लम का हल उसको मिल गया, यानी जहां सवाल है वहां जवाब मौजूद है। दूसरा, मरने से पहले मरना लाजिम है आजादी के लिए, हकीकी आजादी के लिए या हकीकी हयात के लिए, जिंदगी के लिए। अब इसका डीप, बहुत डीप मीनिंग है। अगर आप फलसफे में जाएं तो मरने से पहले मरना किसे कहते हैं? मरने से पहले मरना किसे कहते हैं? एक स्टूडेंट को सबसे पहले वो कितनी मेहनत करता है, ठीक है, तो इसमें मौत कहाँ आ गई? उसकी एजुकेशन है, हर चीज खत्म मेहनत कर है दी, ना, पैसा, एक तरीके से हर होती चीज। है स्टूडेंट्स के लिए, वो कर रहा है ना मेहनत। आप क्लोज हैं, आप बहुत क्लोज हैं। तो इसमें बेसिकली उस नफ्स की मौत है जो नफ्स चाह रहा है यार मैं और सो जाता हूँ यार, जो नफ्स चाह रहा है कि यार मुझे फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर, यार वो नफ्स चाह रहे हैं यार मेहनत कौन करे, अब्बा कमा के ला रहे हैं ना, खैर हो गई, जब सर पे पड़ेगी तब की तब देखी जाएगी। जो नफ्स कहता है कि भाई अभी तो बहुत टाइम है एग्जाम में, छोड़ो ना, अभी से तैयारी करने की क्या जरूरत है। तो ये उस नफ्स की मौत, इस नफ्स की जब आप मौत करेंगे ना इस दुनिया में, इस दुनिया में जब इस नफ्स को आप मारेंगे ना तो आपको हकीकी क्या मिलेगी? हकीकी आजादी। और आजादी क्या है? हयात, जिंदगी। आजादी क्यों चाहिए? जिंदगी एंजॉय करने के लिए ना, रहने के लिए ना। तो मरने से पहले मरना शर्त है। अच्छा, इसको अगर हम और जरा उस तरफ लेकर जाएं, जरा सूफिज्म की तरफ लेकर जाएं या रिलीजन की तरफ लेकर जाएं, तो ये दर हकीकत क्या है? अभी माह रमजान भी आ रहा है, हम माह रमजान में क्या कर रहे होते हैं, हमें क्या प्रैक्टिस कराई जा रही होती है, ट्रेनिंग दी जा रही होती है? आपने पूरा साल वैसे ही गुजारना है जैसे आपने रमजान में गुजारा। हम पूरा साल तो हम क्या रोजे रख रहे होते हैं? नहीं रखते ना, वैसे नमाज नहीं पढ़, नमाज नहीं पढ़ते, रोजे नहीं रखते। ठीक है, तो फिर वो महीने हमें ट्रेनिंग किस बात की दे रहे हैं?
आपको अपने नफ्स को नियंत्रण, आपको अपनी भूख को मारना है, आपको अपनी प्यास को मारना इसी की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि नफ्स को मारो मरने से पहले। नफ्स कह रहे भूख लग रही है, आपके ऊपर खाना जो कि हलाल है, तैयब है, उससे आप रुकते हो। किसके लिए, किसके लिए, फॉर व्हाट, फॉर हुम? है। रब के लिए, यानी अपने नफ्स से ज्यादा किसी की इंपॉर्टेंस रखते हो ना, कि ये जात है, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसका एक हुक्म है कि रोजा रखना है और उसकी अजर भी वो ही देता है, तो मैं रखूंगा। हालांकि नफ्स कह रहे हैं पेट गुड़गुड़ हो रहा है, प्यास लग रही है, हलक खुश हो रहा है, लेकिन आप उसकी नहीं सुन रहे हो। आप किसकी सुन रहे हो? उस रब्बे कायनात की सुन रहे हो। यही है उस नफ्स की मौत। आपको बहुत नींद आ रही है, मगर सहरी में उस नींद को तोड़ के उठना है, उस गर्म बिस्तर को छोड़ के उठना है और सहरी करना है, नमाज पढ़ना। क्या है? नफ्स की मौत। आपका नफ्स तो चाह रहा है ना मुझे सोना है, सोने का टाइम है, मगर आपके नफ्स से बड़ा कोई है जिसकी आप सुनते हो, जिसका आप इत्तबा कर रहे हो। नफ्स की मौत। फिर नेक्स्ट अफ्तारी के बाद क्या सिचुएशन होती है? ओहो, हिलने का भी दिल नहीं कर रहा होता, मगर उठ के जाना है, इशा पढ़नी है। कोई तरावियां भी बहुत सारे लोग पढ़ रहे होते हैं, कुरान करना है, इबादत करनी है। यानी हर चीज आपके नफ्स के अगेंस्ट हो रही है। खाना पीना नफ्स के अगेंस्ट, सोना नफ्स के अगेंस्ट, इबादत नफ्स के अगेंस्ट जाके आपकी हिम्मत से ज्यादा आपसे डिमांड कर रहा होता है। तो ये नफ्स की मौत है, नफ्स को कंट्रोल करने की ये ट्रेनिंग है। जिसने ये कर लिया ना, मरने से पहले उसको हकीकी आजादी मिल जाएगी, उसको हकीकी हयात मिल जाएगी। अब आप बोलोगे कि मैम ठीक है, ये तो चलो रमजान के टाइम में, मगर हम लोग तो अभी डेली लाइफ में हैं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी मिल जाता है, नींद भी हो जाती है, एक्स्ट्रा भी सो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस वक्त हम नफ्स की क्या मौत है? अब आपके नफ्स में जो जो डिजायर्स आते हैं, डिजायर्स, फॉर एग्जाम्पल आपकी अम्मा ने कह दिया कि मुझे एक गिलास पानी पिलाओ, और उसी वक्त आपकी एक दोस्त आई है नीचे और आपका उसका प्लान बना हुआ है, वो आपको पिक करने आई है, और उसी वक्त अम्मा की आवाज आ गई है कि पानी पिला दो, पानी देती हुई जाना। अब आपके दिमाग में एक डिलेमा शुरू हो जाएगा, यार वो बाहर वेट कर रही है, यार वो आई हुई है, यार अम्मा को भी अभी पानी याद आना था, खुद ले लेना, वो भाई को बोल देना। यही इम्तिहान की घड़ी होती है कि आपने प्रायोरिटीज क्या बनाई है आपको। व्हेन योर प्रायोरिटीज आर क्लियर इन योर लाइफ, कि अगर मुझे बुलावा आता है, एक अम्मा का बुलावा, एक दोस्त का बुलावा, तो मैंने तरजीह किसको देनी? मेरे पास इस वक्त क्लास लेते लेते कॉल आती है, मैं देखूंगी कॉल किसकी है। अगर मेरी माँ की होगी तो मैं यहाँ पॉज करा के जाके जरूर सुनूंगी 10 सेकेंड्स के लिए, और उनको बोलूंगी मम्मा मैं क्लास में हूँ, कोई मतलब मैं पहले सुन लूंगी कि क्या बात है। इफ इट कैन होल्ड आई कैन से मम्मा मैं आपको बस 1 घंटे बाद कॉल बैक करती हूँ। लेकिन अगर कोई और किसी और की कॉल है तो मैं उसको इग्नोर कर लूँ कि भाई मेरी क्लास चल रही है, दिस इज। तो आपको ये प्रायोरिटी सेट करना आना चाहिए कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। अब यहाँ नफ्स को मारने का मतलब यही ना कि आपने अपने नफ्स से ज्यादा प्रायोरिटी उस जात को दी हुई है, नफ्स से वाहिद को दी हुई है, कि वो वाहिद जात है कि जिसने मुझे पैदा किया और जो एक दिन मुझे उसी के पास लौट के जाना है। ये जिंदगी आरजी है, ये जिंदगी सिर्फ वक्ती है, मुझे उसके पास लौट के जाना है। तो जब लौट के जाना है और उसकी मर्जी से ही जाना है, मुझे वक्त भी नहीं पता, ना मेरे आने का वक्त मेरी मर्जी का था, ना मेरे जाने का वक्त मेरी मर्जी का होगा। तो जब मर्जी उसी की चलनी है, ना मेरे पेरेंट्स मेरे चॉइस के हैं, ना मेरी सिबलिंग्स मेरी चॉइस की है, ना जो चैलेंजेस मेरी लाइफ में आ रहे हैं वो मेरी मर्जी के हैं, तो फिर क्यों ना हो कि मैं पूरी की पूरी उसी की मर्जी के सुपुर्द कर दूं। अपने नफ्स को मारिए मरने से पहले, कॉन्शियसली मारिए, शौक से मारिए, उसके इश्क में मारिए, उसके इश्क में मारिए, देखिए वो आपको कैसी हयात देता है, कैसी आजादी देता है, आपकी सोच है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज का यहीं तक रहा सफर। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। सो गियर अप, keep your studies, keep your preps, so that we can appear for the test on Monday, and inshallah looking forward कि आप लोग जल्द अज जल्द इसको क्लियर। ये नहीं सोचे कि रमजान है तो हम डिले करेंगे, नहीं, रमजान में भी एग्जाम डेट्स होंगी, आपने पेपर दे दो, तैयारी जैसी होगी दे बस दो, क्योंकि हमें अगले सब्जेक्ट पे जाना है। ठीक है इकरा, कोई क्वेश्चन है आपकी तरफ से? वेडनेसडे को ऑफ है। मेरी तरफ से कोई ऑफ नहीं है भाई। अगर इंस्टीट्यूट बंद हुआ तो ऑनलाइन क्लास होगी, लेकिन क्लास जरूर होगी।
वेडनेसडे को शबे बारात है ना, क्या है शबे, क्लास ऑफ, जी जी शबे बारात। क्लास होगी मैं पता करवा लूंगी, इंस्टीट्यूट अगर बंद हुआ तो हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे लाजमी इंशाल्लाह। ठीक है, हम स्किप नहीं और करेंगे। ये जो आप टेस्ट लेंगी वो किस तरीके से लेंगी? एमसीक्यू बेस्ड होगा और यहीं पे होगा, कोशिश कीजिए आ जाएं, यहाँ पे दें ताकि आपको इस एनवायरनमेंट में टेस्ट देने की आदत हो, मॉक देने की आदत हो। ठीक है, system, हाँ कंप्यूटर सिस्टम में ही हो। normal papers, नहीं नहीं, कंप्यूटर बेस्ड होगा, आप आओगे या कंप्यूटर ऑन किए जाएंगे, कंप्यूटर पे बैठोगे, सिस्टम में उस पर होगा। ठीक है, ओके जी, ओके। ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।